नमस्कार साथियों, अनअकैडमी की एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली कक्षाओं में आपने एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसके बारे में पढ़ा है और हम अर्थव्यवस्था खंड के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक हमारे सामने है उस पर चर्चा कर रहे हैं आज की इस कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने इसके अध्याय 2 पर चर्चा की थी, ठीक है, आपको याद होगा। और उस अध्याय को हमने उस क्लास में आधा पूरा किया था, है ना, उसको केवल आधा ही कवर किया था। आज की इस क्लास में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। हमने ये वाला अध्याय कर लिया है डेवलपमेंट का। अब कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो विकास में आपने समझा था कि आखिरकार डेवलपमेंट कहते किसे है ना। कोई देश कब कहेगा कि वह विकास की स्थिति में आ गया है या विकास कर रहा है। बाकी देशों से अगर आप तुलना करते हैं तो तुलना करने में कैसे स्थितियां समझ में आती हैं कि विकासशील देश किसको कह रहे हैं, कब कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। अब बात आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊपर कि अर्थव्यवस्था के आखिरकार क्षेत्रक कौन कौन से हैं। इसके बाद इसी क्षेत्रक वाले पाठ में आपने पढ़ा है कि आखिरकार जो तृतीय क्षेत्रक है, तृतीय क्षेत्रक अर्थात आपका सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र का विकास बाकी के जो दो क्षेत्रक हैं उनसे कहीं ज्यादा क्यों देखने को मिल रहा है। आज की पुस्तक में हम इस पर ही बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो आपकी इस पाठ्य पुस्तक में अध्याय 2 का नाम है, ठीक है। अब पिछले आपने पाठ में ये बात को पढ़ लिया है और सीख लिया है कि क्षेत्रकों में किस तरह से ऐतिहासिक रूप से परिवर्तन आया। पहले हम प्राथमिक क्षेत्रक पे बहुत ज्यादा निर्भर थे, है ना। फिर हम द्वितीय क्षेत्रक की ओर बढ़े, फिर तृतीय क्षेत्रक की ओर बढ़े और धीरे धीरे करते हुए अगर आप 1973 और 1974 का आंकड़ा देखते हैं तो आपको दिखता है कि हमारी निर्भरता प्राथमिक क्षेत्रक पे कहीं ज्यादा थी, है ना। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा, आपको इस बात की क्लैरिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए, चाहे आप एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ें या आप अपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ें, है ना, सब्जेक्ट में एडवांस लेवल पर चीजों को पढ़ें, तो आपको इस बात की स्पष्टता हमेशा होनी चाहिए कि जो प्रश्न आएंगे, क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी। विज्ञान एवं तकनीक वाली पुस्तक में मैंने आपको ये बात बताई है कि सीधे प्रश्न आपको मिल सके इसकी संभावना कम होगी। केवल जब आप एडवांस क्लासेस में तकनीक को पढ़ रहे होंगे उन कक्षाओं में, एडवांस कक्षाओं में आपको जो बेसिक नॉलेज है एनसीईआरटी पढ़ के वो लाभ करेगा। लेकिन जब आप अर्थव्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे, है ना, जब आप अर्थव्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे तो इसमें याद रखिएगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको भी हूबहू एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो इस पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है उनको भी एक एक करके सॉल्व करना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा और वो आपके साथ मैं भी करवा दूंगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिएगा, केवल आपको चीजों को बहुत ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है। अब देखिए 2013-14 में अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि आज के समय, है ना, आज के समय जो हमारी अर्थव्यवस्था है, क्या, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो आपको सेवा क्षेत्र की ओर क्यों दिखाई देती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है, कुछ इस पर भी बात करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है प्राथमिक क्षेत्र यानी आपका कृषि और अन्य क्षेत्र। दूसरा आपको जो रेड कलर की लाइन दिख रही है वो क्या है, आपका औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। और वहीं पर जब आप इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये आपको जो ग्रीन कलर की पट्टी दिख रही है ये है आपका सेवा क्षेत्र। तो आज आपको दिख रहा है कि सेवा क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। भले ही ये लोगों को रोजगार सबसे अधिक ना दे रहा हो, है ना, लेकिन बावजूद इसके जो डेवलपमेंट है वो इसी क्षेत्र से हो रहा है। यहाँ देखिए लिखा है कि तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है, ये जो आपके सामने चार्ट दिया हुआ है। यह 2 वर्षों 1973-74 और 2013-14 के उत्पादन को भी दिखाता है कि प्रोडक्शन किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुआ है ना। तो अगर आप इन आंकड़ों को देखते हैं तो आपको इस बात की स्पष्टता मिल जाती है कि सेवा क्षेत्र का विकास सबसे ज्यादा तेजी से हुआ है। अब यही पुस्तक आगे आपको ये बताएगी कि आखिरकार तृतीय क्षेत्र का बढ़ता हुआ महत्व क्यों आपको देखने को मिल रहा है, या फिर हम कहें कि तीसरा क्षेत्र इतनी तेजी से विकसित हुआ क्यों है। अब देखिए साल 1973 और 74, ठीक है, और 2013-14 के बीच में 40 वर्षों का समय हो चुका है। कितना, लगभग 40 वर्षों का समय बीत चुका है और सभी क्षेत्रकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्षेत्रक आपको पता है कृषि, है ना, दूसरा आपका उद्योग और तीसरा सेवा। तो इन 40 वर्षों में कह रहा है कि सभी में वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं कि सभी वहीं पर रुके हुए हैं।
इसके चलते क्या हुआ कि 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभरा। यानी अब आपको ये पता चल गया कि जो सेवा क्षेत्रक है उसमें सबसे ज्यादा उत्पादकता दिखाई देती है। सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात है, पहले आपको समझना है कि किसी भी देश में, यानी किसी भी देश में अनेक सेवाएं होती हैं, जैसे कि अस्पताल है, शिक्षा की संस्थाएं हैं, डाक है, तार है ना, कोई थाना कचहरी, पुलिस प्रशासन, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय है, नगर निगम है, डिफेंस है, और आपका जो परिवहन है, बैंक है, बीमा है। तो कई तरह की चीजों से मिलकर के जो आपका सर्विस सेक्टर है वो बनता है। इनको आप क्या कह सकते हैं कि ये सभी बुनियादी सेवाएं हैं। कौन सी सेवाएं हैं? बुनियादी सेवाएं हैं। बुनियादी क्यों है? बुनियादी का अर्थ हुआ कि ऐसी सेवाएं जिसके बिना जीवन यापन करने में या रोजमर्रा की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियां, उन्हें पूरा कर पाना कठिन होगा। तो आप कह सकते हैं किसी विकासशील देश में सेवाओं के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। ठीक है, तो अगर आप आगे देखेंगे, अगला पॉइंट कहता है कि कृषि एवं उद्योग के विकास से, यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि सेवा क्षेत्र का विकास सबसे ज्यादा तेजी से हुआ है, तो उसके कुछ कारणों को आपको लिखना पड़ेगा। प्रश्न की डिमांड होगी कि इसके कारण बताइए। कारण में क्या बताएंगे? जब भी कभी कृषि, है ना, कृषि प्लस आपके उद्योगों का विकास होगा, इससे आसपास की गतिविधियां बढ़ेगी, जैसा यहां लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको अलग से समझाता हूं। इससे क्या होगा? कृषि के लिए, कृषि का जो उत्पाद है उसको अगर आपको उद्योगों तक ले जाना है या उद्योगों से आगे आपको उसे बाजार तक ले जाना है, तो आपको परिवहन की आवश्यकता होगी, है ना। आपको चाहिए कि आप मोटरों का, गाड़ियों का इस्तेमाल करें। आपको व्यापार करना पड़ेगा, तभी आप उससे लाभ कमा पाएंगे। तीसरा आप देखेंगे कि अगर आप इनको शहरों तक ले आए हैं तो इनके भंडारण की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो कच्चा माल हो या संसाधित माल हो, दोनों की ही आपको भंडारण करने की आवश्यकताएं पड़ेंगी। इन सभी चीजों को डेवलप करने के लिए या आपकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं इन क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए आपको सर्विस सेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सेवाओं की मांग बढ़ती जाएगी जैसे जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास होता जाएगा। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट, तीसरे पैराग्राफ में क्या लिख सकते हो कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती जाती है, तो कुछ लोग कई अन्य तरह की सेवाओं को शुरू कर देते हैं। जैसे शुरुआत में आपने देखा कि लोग केवल कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए थे, है ना, कृषि कर रहे थे और अनाज उपजा रहे थे। तो अनाज तो उपजा रहे थे, लेकिन समस्या क्या थी? अनाज में ही कई सारे लोग जुड़े हुए थे, अनाज उत्पादन से ही कई सारे लोग जुड़ गए थे। लोग दूसरी गतिविधियां नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब कृषि का उत्पादन बढ़ने लगा तो लोग दूसरी गतिविधियों से जुड़ गए। जब दूसरी गतिविधियों यानी औद्योगिक गतिविधियों का भी उत्पादन बढ़ने लगा या लोगों को उसमें लाभ मिलने लगा, तो लोग सेवा क्षेत्र की ओर आगे बढ़े और सर्विस सेक्टर में उन्होंने कई तरह की सेवाएं देना शुरू कर दिया, जैसे कि रेस्टोरेंट, पर्यटन यानी टूरिज्म, आप कहीं जाते हो आपको पर्यटन की सेवाएं मिलती हैं, शॉपिंग कर सकते हो आप, शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, निजी अस्पताल खोल दिए गए, निजी विद्यालय खोल दिए गए, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कई तरह की मांग अलग से शुरू हो गई। खासतौर से नगरों में आप देखो तो बड़े नगर, जो बड़े आप जिसे महानगर कहते हो, उन क्षेत्रों में ये सब परिवर्तन कहीं ज्यादा तेजी से आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का विकास काफी तेजी से हुआ है ना। आज के समय हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट की उपलब्धता है और उसको जो सेवाएं हैं या फिर जो अन्य तरह की सुविधाएं हैं इंटरनेट के माध्यम से वो उनसे जुड़ सकता है। तो एक लाभ यहां पर भी मिलना शुरू हुआ है कि कई दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नई सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और इसकी चलते, इन सेवाओं के चलते उत्पादन में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। अभी आप इसके अगले अध्याय में इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो अगर आप इस आलेख को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और स्पष्टता मिलेगी कि आखिरकार इसमें क्या कहा गया है। तो जो आलेख है आपको सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी एक बार फिर से दिखाता है। 1973-74 में अगर आप देखते हो तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी केवल 40% थी, मतलब प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 40% थी, जहां आपको दिख रहा है कि काफी बड़ा नंबर है। द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी मात्र आपको 10% दिखाई देती है, 40 से 50 के बीच में। उसके बाद अगर आप देखते हो तो आपको 50% के आसपास तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी दिखती है। अगर आप 2013-14 के आंकड़े को देखोगे तो इसमें आपको जो परसेंटेज है वो काफी तेजी से बदलता हुआ दिखाई देगा। तो शुरुआती दौर में जहां पर प्राथमिक क्षेत्र पहले और दूसरे नंबर पर आता था,
अब वही यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ गया है ना। यानी कि इसकी हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में केवल कुछ ही प्रतिशत रह गई है, लगभग 12 से 13% के आसपास इसकी हिस्सेदारी बची है। बाकी आप देखोगे तो अन्य क्षेत्रकों में आपको द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी दिखती है और उसके बाद लगभग 70% हिस्सेदारी, लगभग 70% हिस्सेदारी आपको दिखती है तृतीय क्षेत्र की। तो आपको अब अंतर ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र में सभी क्षेत्र जितने भी हैं, सभी सर्विसेज है, उसमें समृद्धि समान रूप से नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करता है ना, जिसमें से एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है, ठीक है। दूसरी ओर आपको दिखेगा कि ऐसी सर्विसेज जिसमें काफी ज्यादा कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, ये बहुत लिमिटेड है। दूसरी ओर आपको दिखता है कि बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे लोग छोटी दुकानों में, मरम्मत से जुड़े हुए कार्यों में, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। इसके अलावा वे लोग बहुत ही मुश्किल से अपनी आजीविका को चला पाते हैं और इन सेवाओं में केवल इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि सर्विस सेक्टर भी बहुत ज्यादा बटा हुआ है। ऐसा नहीं कि सभी लोग सेवा क्षेत्र से जो जुड़ गए उनको केवल लाभ हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी बहुत ही कम वेतन के साथ कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प है नहीं। तो इसकी वजह से आपको दिखता है कि सेवा क्षेत्र के भी केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। क्लियर हुआ? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, लोग कहाँ हैं, मतलब सबसे ज्यादा लोग कहाँ कहाँ कार्य कर रहे हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद के तीनों क्षेत्रकों में आपने हिस्सेदारी देख ली है पिछले 40 वर्षों में, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कितना अंतर आया है। तो प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ है? इसका कारण ये है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का ही सृजन नहीं हुआ, बल्कि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। जबकि तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में अगर आप उत्पादन देखोगे तो 14 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन रोजगार में केवल 5% से भी कम वृद्धि हुई है। इसके चलते हुआ क्या है कि देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में है, मुख्यतः कृषि में कार्य कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको ये दिखेगा कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी आपकी जो जीडीपी है, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, जो आपकी जीडीपी है उसमें जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो लगभग 50% लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है, लेकिन कृषि का जीडीपी में योगदान केवल 1/4 ही है। समझ में आ गया आपको? यानी अधिकांश लोग जो जीडीपी में योगदान नहीं दे पा रहे वो कृषि से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र से लगे हुए जो श्रमिक हैं वो अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। याद रखिएगा इस बात को कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। तो रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 77-78 के आसपास का समय देखिए। रोजगार में 18% लोगों को रोजगार में हिस्सेदारी थी पहले सेवा क्षेत्र की, 11% किसकी थी, आपके द्वितीय क्षेत्र की, और प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता था। उसके बाद ये 44% आज के समय रह गया है 2017-18 में। जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है वो 25% है और सेवा क्षेत्र 31% है। यानी जीडीपी की अगर आप तुलना करते हो तो इसमें काफी ज्यादा आपको अंतर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी कि आपको इस बात को याद रखना है कि ऐसा नहीं कि केवल सेवा क्षेत्र सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि दिखा रहा है, उसमें भी काफी ज्यादा अंतर मौजूद है। तो जो बातें मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर एज इट इज लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो, आपकी पुस्तक में ये बात सामने आपके दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कृषि में आवश्यकता से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। यानी अगर आप कुछ लोगों को कृषि से हटा भी देंगे तो भी इससे उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। तो अगर आप दूसरे शब्दों में इसको कहें तो कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी व्याप्त है। क्या व्याप्त है? अल्प बेरोजगारी। अब देखिए, अगर आप एक उदाहरण लें, आप एक छोटे किसान लक्ष्मी का उदाहरण लीजिए, जिसके पास केवल 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, यानी जिसमें वो सिंचाई नहीं कर पाती और सिंचाई केवल वर्षा पर ही निर्भर है। तो वो ज्वार और अरहर जैसी फसलों को उपजा लेती। देखो, इकोनॉमी में एक बात आपको याद रखनी है कि आपसे एग्जाम्पल बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर आप इकोनॉमी में एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं
एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप बातों को समझते हैं, सीखते हैं, तो आपको चीजें भूलेंगी नहीं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल आपको मालूम पड़ेंगे। तो एक उदाहरण से समझिए, है ना। तो लक्ष्मी का उदाहरण इस पुस्तक में दिया हुआ है, जो मैं आपको एज इट इज बता देता हूँ। तो लक्ष्मी के पास जो भूमि है उसमें केवल सिंचाई ही होती है, जिसकी मदद से वो उस भूमि में फसल को उपजा लेती है, ज्वार लगा लेती है, अरहर लगा लेती है। उसके परिवार के जितने लोग हैं, 5 लोग हैं उसके परिवार में, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। वो सभी लोग उसी भूमि पर, ठीक है, वर्ष भर काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध ही नहीं है। उनके पास मजबूरी है कि वो सभी लोग मिलकर के उसी खेत में काम करें या उसी भूमि पर काम करें। तो आपको दिखेगा कि प्रत्येक व्यक्ति काम तो कर रहा है, कोई व्यक्ति बेकार नहीं बैठा, सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो उनका श्रम प्रयास है, यानी जितना वो लोग श्रम कर रहे हैं वो विभाजित है। यानी प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य से लगा हुआ है, लेकिन सभी को उनके पूर्ण आय की प्राप्ति नहीं हो पा रही। यानी जितना वो कमा सकते हैं, उनकी कैपेसिटी जितनी है वो उतना प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि मजबूरी में सभी लोग एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि एक खेत है, उस खेत में फसल लगाने के लिए 2 लोग पर्याप्त है, ठीक है। और अगर 3 लोग आ गए, मान लीजिए 3 लोग आ गए तो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 लोग पर्याप्त है। अब वहां लगे हुए हैं 5 लोग, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि 5 लोगों के द्वारा वही पौधे लगा देने से, वही फसल में लगे रहने से उत्पादन बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा उत्पादन। तो जो 2 लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, क्या है, अतिरिक्त हैं। अगर वो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लग रहा है कि वो 2 लोग भी इनके काम में हाथ बटा रहे हैं, तो चलो वो लोग भी श्रम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये लोग अल्प बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं। इस तरह की जो बेरोजगारी, इसको क्या कहते हैं, अल्प बेरोजगारी। क्योंकि ऐसे लोग जो अतिरिक्त कार्य करके अतिरिक्त आय कमा सकते थे, वो मजबूरी में एक ही चीज से जुड़ करके उनको काम करना पड़ रहा है। क्लियर हो गया आपको? तो जो 2 लोग हैं, आप कह सकते हो कि खुली बेरोजगारी से अलग है ये स्थिति। अगर वो ओपनली बैठे होते, कोई काम ना होता, आप कहते खुली बेरोजगारी है। लेकिन आपको यहाँ क्या दिख रहा है, छिपी बेरोजगारी। क्या दिख रहा है? छिपी बेरोजगारी। इसे ही दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। याद रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? एक ही जगह पर आवश्यकता से अधिक लोगों का उत्पादन कार्यों से जुड़ना, जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो अगर नहीं भी होंगे तो उत्पादन में रत्तीभर फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और जो कृषि क्षेत्रक है उसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी काफी ज्यादा आपको दिखाई देगी। क्लियर हो गया? तो अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। बोर्ड में कर देता हूं साफ। हो गया साफ? तो चलिए अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी है। कौन है? भूमि का मालिक है, उसका नाम है सुखराम, जो इस कहानी से आगे जुड़ता है। क्या नाम है इसका? सुखराम। सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के जो दो लोग थे, जिनको आपने देखा था कि अतिरिक्त थे, उनको भाड़े पर ले जाता है। यानी उनको ले जाता है कि भाई तुम लोग चलो और मेरी जमीन पर कार्य करना, मेरी जमीन पर खुदाई करना या खेत जोतना, ठीक है, जो भी है, खेत जोतने का काम वो इनको देता है और इसके बदले में उनको भाड़ा देता है, अर्थात कुछ पैसे देता है। तो अब आपको क्या लग रहा है, जो लक्ष्मी का परिवार है उत्पादन उतना ही कर रहा है वो 5 लोगों में, है ना, क्योंकि 3 लोगों की आवश्यकता थी, और बाकी के जो 2 लोग हैं उनको अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि 5 लोगों की उस जगह पर काम करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे में 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित भी नहीं होगा, बल्कि उन 2 लोगों को जो अतिरिक्त भाड़ा मिल रहा है वो लक्ष्मी के परिवार में अतिरिक्त आय का सृजन कर रहा है। अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिरकार प्रच्छन्न बेरोजगारी से बाहर निकलने की क्या क्या आवश्यकताएं या क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब लक्ष्मी के परिवार की कमाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, उनको ज्यादा आय प्राप्त होने लगी। तो भारत में लक्ष्मी जैसे कई सारे किसान ऐसे हैं, लाखों किसान हैं। यानी कि इससे हमें ये पता चल गया कि अगर हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा करके कहीं और भी नियोजित कर दें तो उत्पादन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि लोगों को अन्य आय प्राप्त होने लगेगी, अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाएगी। तो उनका जो परिवार की कुल आय है उसमें वृद्धि भी हो जाएगी। जो अल्प बेरोजगारी है, ऐसा नहीं कि केवल कृषि क्षेत्र में ही है, दूसरे क्षेत्रकों में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? मान लीजिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों जो श्रमिक हैं वो अनियत रूप से वहां पर मौजूद है,
ठीक है, जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं, डेली जाते हैं सुबह सुबह निकल करके कि भाई कहीं पर पुताई का काम मिल जाए, कहीं पर सफाई का काम मिल जाए, या फिर जो भी काम उसको आता है वो पहुंच जाता है। प्लम्बर बन सकता है, वो पेंटर हो सकता है, मरम्मत का कोई कार्य कर सकता है। ऐसे कई सारे रोजगार से वो लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो लोग रोजाना कमा पाते हैं, है ना। रोजाना जरूरी नहीं कि उनको काम मिल जाए, हो सकता है आज वो कहीं पर गए, उनको काम मिला, पता चला कि काम 2 घंटे का ही मिला। ठीक है, उसके बाद कहीं पर गए, उनको काम केवल 4 घंटे का ही मिला, पूर्ण काम ही नहीं मिल पा रहा, पूर्णकालिक काम ही नहीं मिल पा रहा। और वो जिस काम से जुड़े हैं उनका समय तो चला गया, अब उनको शाम तक कोई और अपने काम में भी नहीं रखेगा, है ना। तो आपको कई सारे और भी लोग दिखते हैं जो रात सड़कों पर ठेला खींच रहे हैं या कोई चीज बेचते हैं, जहां वो पूरा दिन बिता देते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत कम कमा पाते हैं, है ना। और वे काम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस तरह के काम, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। तो चलिए आपके सामने अब एक सवाल है, यहीं बीच में, अभी पुस्तक आगे चलेगी तो बीच में छोड़ करके जाने की आवश्यकता नहीं कि आप सोचे अब तो सवाल शुरू हो गए, लगता खत्म हो गए। नहीं नहीं, बीच बीच में भी सवाल है, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अभी क्लियर हो जाए। देखिए क्या लिखा है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या है, काम करना नहीं चाहते। दूसरा, सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं। तीसरा, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। चौथा, उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता। तो आप बताइए अल्प बेरोजगारी कब होगी, है ना। तो उम्मीद है सभी लोगों को इसका उत्तर पता होगा। मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको और स्पष्टता बनी रहे। आपको तो पता ही है कि ये वाला आंसर है, जब वो लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। अब देखिए, विकसित देशों में देखे गए लक्षण की भारत में हुए परिवर्तन से तुलना करें और वैषम्य बताएं, यानी जो अंतर है वो बताएं। भारत में क्षेत्रकों के बीच किस प्रकार के परिवर्तन वांछित थे जो नहीं हुए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली पुस्तक में पढ़ाया था कि जो विकसित देश है ना, वहां पर जिस तरह से डेवलपमेंट होता है, भारत में कुछ उस तरह से नहीं हुआ। यानी पहले प्राथमिक क्षेत्र का विकास होता है, फिर प्राथमिक क्षेत्र के बलबूते द्वितीय क्षेत्र विकसित होता है, और उसके सहारे फिर तृतीय क्षेत्र का विकास होना शुरू होता है। लेकिन भारत में आप देखोगे कि प्राथमिक क्षेत्र में जो विकास हुआ, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र हमारा उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाया, सीधे हमारे यहाँ तृतीय क्षेत्र का विकास आपको दिखाई देता है। तो आपको कुछ ऐसे परिवर्तन बताने हैं जो भारत में उस तरीके से नहीं हुए जैसे किसी अन्य क्षेत्रों में होते हैं। इसका देखिए एक बहुत बड़ा कारण, मैं आपको थोड़ा सा विषय से अंतर करता हूं, इसका बहुत बड़ा कारण हमारे देश में मौजूद जो ब्रिटिश राज रहा है, क्या रहा है, ब्रिटिश राज रहा है, उसकी नीतियां रही हैं कि हमारे देश में जो औद्योगिक क्षेत्र है वो डेवलप नहीं हो पाया। तो अगर आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा भी पता है तो आप इसका उत्तर कहीं ज्यादा बेहतर लिखने की स्थिति में आ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें रिकॉल कराता हूं, आपको याद आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपको याद है कि ब्रिटिश काल में जब औद्योगिक क्रांति हुई, लगभग 1750 के बाद, आप मान लीजिए हम कहें 1850 के बाद, ठीक है, औद्योगिक क्रांति से धीरे धीरे डेवलपमेंट, मशीनीकरण होना शुरू हो गया, है ना। तो अंग्रेज पहले क्या करते थे, भारत से कपड़े ले जाते थे, बने बनाए उत्पाद ले जाते थे, सोना चांदी ले जाते थे और अपने यहां ले जाकर के बेच देते थे। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो इंग्लैंड में या हम कहें ब्रिटेन में उद्योग धंधे लगना शुरू हो गए। क्या लगने शुरू हो गए, उद्योग धंधे। स्पिनिंग मशीन आ गई, कपड़ा काटने की मशीन आ गई, और भी कई सारी चीजें शुरू हो गई। उनको चाहिए था कच्चा माल। तो ब्रिटेन में उस समय जो कच्चा माल था वो कहां से आता था, उनके जो भी उपनिवेश थे, क्या थे, उनके जो भी उपनिवेश थे वो लोग वहां से कच्चे माल की आपूर्ति अपने क्षेत्र में, यानी अपने देशों में उद्योग धंधों के लिए करते थे। और भारत भी आपको पता है कि उस समय ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो अब अंग्रेज यानी अब ब्रिटिशर्स भारत में आकर के भारत से केवल कच्चा माल ले जाते थे। क्या करते थे, कच्चा माल ले जाते थे, और कच्चा माल कहां ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे, और वहां से उनसे वस्त्र बना करके, ठीक है, उनसे मैन्युफैक्चरिंग करके वापस ला करके भारत में बेच देते थे। क्या करते थे, भारत में बेच देते थे। तो हमारे यहाँ जो औद्योगिक उत्पादन या हम कहें औद्योगिक ढांचा खड़ा होना चाहिए था, वो उस तरह से खड़ा नहीं हो पाया, और वो पूरा सिस्टम क्या हो गया, विकृत हो गया। हमारे यहाँ का सिस्टम विकृत हो गया, और बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते आज हमें ये स्थितियां देखने को मिलती है ना। तो इस बात को आप लिख सकते हो। अगला क्या है, अल्प बेरोजगारी के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो मानव संसाधन है ना, क्या है, मानव संसाधन है, अगर हम उसका समुचित रूप से उपयोग करना चाहते हैं
समुचित रूप से उपयोग करना चाहते हैं तो हमें लोगों को ऐसे रोजगार से जोड़ना होगा जहां उनकी सर्वोच्च क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके और उनके परिवार को पर्याप्त आय भी प्राप्त हो सके। तो अब एक सवाल ये है कि आखिरकार अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है ना? आप ज्यादा रोजगार कैसे प्राप्त कर पाओगे? तो आपने अभी जो चर्चा देखी, आपको एक बात समझ में आई कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिला। लोगों के लिए रोजगार वृद्धि कैसे हो सकती है? अगर आपको कुछ तरीके सुझाने के लिए कहा जाए, कोई सवाल आपसे पूछा जाए कि आप क्या क्या तरीके सुझा सकते हैं कि हम लोगों के लिए रोजगार को बढ़ा सके, है ना? तो आप पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए, वही लक्ष्मी वाला। उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण ले लेते हैं जो उसके पास मौजूद था और 5 लोग उसमें लक्ष्मी के घर से लगे हुए थे। अब परिवार की भूमि की सिंचाई के लिए कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार ने कुछ खर्च किया। सरकार ने क्या किया? एक कुआं बनवाने का प्रयास किया ताकि लक्ष्मी जैसे जो किसान है वो अपने यहाँ सिंचाई कर सके, ठीक है? या बैंक ऋण दे सकता है। बैंक ने क्या दे दिया? ऋण दे दिया ताकि सिंचाई करने के लिए जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो सके। पंप के जरिए और अन्य संसाधनों के जरिए छोटे किसान सिंचाई कर सके और इसकी मदद से जो लक्ष्मी है रबी की फसल में या रबी के मौसम में दूसरी भी फसल गेहूं की उपजा सकती है। तो हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों तक, है ना, रोजगार दे सकती है। 50 दिनों तक रोजगार दे सकती है। जैसे बीज डालने का काम है, पानी देने का काम है, कटाई का काम है, इस तरह के कामों में लोगों को शामिल कर सकती है। तो आप ये मान लेंगे कि अपनी ही जमीन में अतिरिक्त रोजगार मिल सकता है। तो खेतों की सिंचाई के लिए कुछ और समस्याओं को दूर किया जा सकता है। कोई नहर को खोदा जा सकता है ताकि खेतों में सिंचाई भी हो जाए और उस नहर में जो लोग हैं उनको भी नहर खुदाई के कामों से जोड़ा जा सके। तो अपने क्षेत्र के पास ही वो लोग रोजगार भी प्राप्त कर पाएंगे। आपने एक योजना के बारे में सुना होगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, सुना है? इसको आप मनरेगा कहते हैं और MGNREGA उसका नाम है। तो मनरेगा के तहत कुछ ऐसी ही प्रक्रिया सृजित की जाती है ताकि लोगों को अपने ही घर के पास रोजगार मिल सके, ठीक है? चलिए इसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको थोड़ा और चीजें समझ में आए। अगर हम मान लें कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में ज्यादा उत्पादन करते हैं, है ना, तो उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए उत्पादन बढ़ गया उनके यहाँ, अब क्या करेंगे? अपने यहाँ रख करके खराब तो करेंगे नहीं, तो उसको क्या करें? बेच ले। तो अपने नजदीक के शहर ले जाकर के उत्पादों को बेच सकते हैं। लेकिन अगर सरकार यहाँ पर परिवहन और फसलों के भंडारण पर, है ना, या बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कुछ पैसा निवेश कर दे, है ना, ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर दे, तो लक्ष्मी जैसे कई सारे किसानों के लिए और ज्यादा सुविधा उपलब्ध हो सकती है। यानी पानी की उपलब्धता हो गई, फसलों की बिक्री वो कर सकते हैं, है ना, और अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। इस कार्य से ऐसा नहीं केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार होगा, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में जो लोग लगे हैं उनको भी ज्यादा रोजगार प्राप्त हो सकता है। अब ये भी समझिए कि लक्ष्मी की आवश्यकता ऐसा नहीं कि केवल पानी तक ही सीमित है। खेती करने के लिए उसको बीज भी चाहिए, उर्वरक भी चाहिए, कई सारे खेती के उपकरण चाहिए और पानी निकालने के लिए उनको पंप सेटों की भी जरूरत होगी। भाई सिंचाई करनी है तो पंप सेट से जमीन से पानी बाहर आ सकता है। तो इन सभी चीजों पर वो खर्च नहीं कर पाएगी। अगर वो कहीं पर ऋण लेने गई, है ना, उसको मान लीजिए धन की आवश्यकता है तो कोई साहूकार मिलेगा। साहूकार का जो धन है काफी ज्यादा ब्याज के साथ उसको लौटाना पड़ेगा, है ना। तो अगर स्थानीय बैंक, लोकल में कोई बैंक मौजूद है और उनको ऋण दे देता है तो उनके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी कि वो सस्ती दरों पर फिर अपनी फसल को उपजा सकते हैं या अपनी भूमि पर खेती कर सकते हैं। मतलब समझ में आ गया आपको कि अगर कृषि में सुधार करना है तो किसानों के लिए हम कहें ब्याज के साथ किसानों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी। अभी आप आगे जो अध्याय आएगा, अध्याय 4 मुद्रा एवं साख, तो उसमें कुछ ऐसे तरीकों के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो एक अन्य तरीके से भी इस समस्या का समाधान हो सकता है। यानी मैंने अभी आपको जो तरीके बताए जरूरी नहीं केवल आप इतने ही करें, ठीक है। एक तरीका क्या हो सकता है? अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में आप उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करें और उन्हें बढ़ावा दें जहां बहुत सारे लोगों को काम पर रखा जा सकता है। देखिए ग्रामीण विकास की जब भी बात आएगी तो ये जो टॉपिक अपने आप में बड़ा जटिल हो जाता है बहुत आसान। अब वही विषय है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप लगभग हर एक बात को एज इट इज बता सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं बातों को फ्रेम करने में समय लग जाता है। कई बार फ्रेमिंग हमें याद नहीं आती।
एक एक करके जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे और बेसिक चीजों को एक बार समझ लोगे कि आखिरकार कृषि में किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लक्ष्मी जैसे किसान क्या क्या कर सकते हैं, है ना, ये पुस्तक आपको इसी के बारे में बताती है। और तभी ऐसा कहा जाता है कि एनसीईआरटी की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से उन बच्चों के लिए जिनको इकोनॉमी एक दुरूह स्वप्न दिखाई देती है। क्या लगता है भाई बहुत कठिन है सर, हमें नहीं समझ में आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। तो कॉन्सेप्ट आपको कब समझ में आएंगे, जब आप उदाहरणों के साथ थोड़ा सा बैठकर आराम से मनन और चिंतन करेंगे। चिंतन और मनन के बिना आप इकोनॉमी के क्षेत्र में विस्तार नहीं कर पाएंगे, है ना। आप रट नहीं सकते बहुत कुछ। ये जो पाठ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये रटने वाली इसमें कोई चीज ही नहीं है। आपको केवल आराम से बैठ करके सोचना है, किसान के बारे में सोचिए, उसके खेत के बारे में सोचिए, और सोचिए कैसे वो ज्यादा से ज्यादा आय कमा सकता है। तो आप समझ गए कि दूसरा तरीका क्या है, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की हम पहचान करें जिनको बढ़ावा दे सके और लोगों को वहां पर नियोजित कर सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अरहर और मटर, कोई किसान जो है अरहर और मटर यानी कि दलहन की फसलों को उपजाने का निर्णय लेता है। अब इसको प्रोसेस करने के लिए और शहरों में बिक्री करने के लिए दाल मिल अगर लगा दी जाए, क्या लगा दी जाए, दाल मिल लगा दी जाए, तो आपको क्या लगता है किसान का जो उत्पादन है उसको कहीं आसानी से वो उन शहरों की ओर जो उसके नजदीक है वहां लेकर के जा सकता है। अगर उनको कोल्ड स्टोरेज दे दिए जाए तो किसानों को ये मौका मिल जाएगा कि वो अपने टमाटर, आलू, प्याज को स्टोर कर ले, और जब उसकी सही कीमत मिले यानी कीमत थोड़ी बढ़ जाए तब वो उसको बेचे। इसी तरह आप ये देख सकते हो कि वन क्षेत्रों में, कहा, आपके वन क्षेत्रों के आसपास शहद संग्रह केंद्रों को भी खोला जा सकता है। किन्हें? शहद संग्रह केंद्र। तो कई सारे ऐसे शहद संग्रह केंद्र होंगे जहां पर जो किसान है, जो लोग हैं, वन उत्पादों का जो बिक्री कर सकते हैं, वो जाकर के वहां आसपास उनको शहद को बेच दे, ठीक है। या फिर कई सारी सब्जी या चावल या आलू, शकरकंद जैसी फसलों को बाजारों में बेचा जा सके। तो आप कई सारे ऐसे उदाहरणों को देकर के फिर इस बात को अपनी पुष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, और आप इसको मतलब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ों को रीड भी कर लो, और मैं चूंकि जहां पर मुझे लगता है कि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है तो वो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके क्षेत्र के आसपास किस समूह के लोग ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार होंगे, है ना, तो ये भी एक आंकड़ा है। देखिए इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत में 60% जनसंख्या, कितनी, 60% जो जनसंख्या है 5 से 29 आयु वर्ग की है। कितनी? 5 साल से 29 आयु वर्ग की है, यानी कि आप कह सकते हो भारत की जो पॉपुलेशन है बहुत यंग है। 51% के लगभग ही उसमें से विद्यालय जाते हैं, यानी कि जितनी आबादी है उसमें से केवल आधी आबादी ही विद्यालय जाती है। और खास तौर से आप बाकियों को देखोगे 18 साल के या उससे कम आयु के जो बच्चे हैं वो विद्यालय ही नहीं जाते, यानी वो स्कूल नहीं जाते, वो या तो घर पर रहते हैं या अधिकतर बाल श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। आप कई सारे जब क्षेत्रों में जाते हो आपको दिखता है किसी मैकेनिक की दुकान में कोई बच्चा काम कर रहा है ना, या किसी हेयर कटिंग की दुकान में कोई बच्चा काम कर रहा है, या फिर किसी होटल में कोई बच्चा काम कर रहा है, बर्तन धुल रहा है। तो बेसिकली वो अपने परिवार की जो आय है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है, अपने माता पिता के लिए अतिरिक्त आय सृजित करने का प्रयास करता है। तो आपको क्या लगता है अगर ये बच्चे भी स्कूल जाने लगे, है ना, तो उसके लिए हमें ज्यादा भवन चाहिए, ज्यादा टीचर्स चाहिए, ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो अगर आप योजना आयोग की कुछ बातों को देखते हैं, जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब इसको नीति आयोग कहते हैं, तो उन्होंने एक अध्ययन किया था। ये बताते हैं कि अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है अगर हम अच्छे विद्यालय बना दें, है ना। तो जो विद्यालय का निर्माण है वो करना पड़ेगा, है ना। अगर हम अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करें तो अध्यापकों के लिए जो है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कर्मचारी होंगे स्कूल में, परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, लगभग 20 लाख रोजगार यहाँ पर सृजित हो सकते हैं। इसी तरह अगर हमें हेल्थ की स्थिति सुधारनी है, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी ऐसा ना हो कि हर किसी को शहर की ओर ही जाना पड़े, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप विकास कर सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार कर पाने में सक्षम होंगे, जिसका आपने पहले चर्चा सुनी है। यानी विकास के जो पैमाने कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य, है ना, शिक्षा, आपकी आय, ये कुछ प्रमुख पैमाने हैं। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो, किसी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छे आय के अवसर मिले,
ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर के जा सके। सबसे प्रमुख तो आय है, लेकिन एकमात्र नहीं है, ये मैंने आपको पहले अध्याय में पढ़ाया था। तो ऐसे जितने भी राज्य हैं या प्रदेश हैं, उनके अंतर्गत जो वहां के निवासी हैं, उनकी आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की काफी सारी संभावनाएं होती है। यानी कि अगर आप कई सारे ऐसे क्षेत्र देख सकते हैं जहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, उस क्षेत्र में जो शिल्प की गतिविधियां हैं, है ना, जो लोग छोटे कारीगर हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ा जा सकता है। तो इसमें से कुछ के लिए सरकारी सहायता अगर प्राप्त हो जाए, कई सारी ऐसी योजनाएं प्राप्त हो जाए तो उनको मदद मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल समझिए, योजना आयोग ने एक अध्ययन जो किया था, उसके मुताबिक अगर पर्यटन क्षेत्र में ही सुधार हो जाए, जैसा मैंने भी आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, अगर पर्यटन क्षेत्र में सुधार हो जाए तो यहाँ पर 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है ना। तो आपको समझ में आ गया कि इसके लिए छोटी अवधि के लिए कुछ तीव्र उपाय करने की आवश्यकता होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर केंद्र सरकार ने, अभी मैंने आपको पीछे इशारा किया है मनरेगा के ऊपर, है ना, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का लाया गया है। 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया गया है। उसमें 130 अन्य जिलों को भी जोड़ दिया गया है। अगर आप देखोगे 1 अप्रैल 2008 से शेष ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम है उसको शुरू कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिनको काम की आवश्यकता है ना, आपको मैंने बेरोजगार की परिभाषा बताई थी कि जो बेरोजगार है उसमें ये बात निहित है कि वो व्यक्ति काम की तलाश में है। जो व्यक्ति काम नहीं तलाश रहा वो बेरोजगार नहीं है, याद रखिएगा। जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, आप काम की तलाश में नहीं है, आपको काम की आवश्यकता नहीं है, तो आप बेरोजगार नहीं है। क्लियर है? तो इस अधिनियम के तहत सरकार के द्वारा 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। अगर सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी देगी। ठीक है, और इस एक्ट के तहत जो काम आएगा, यानी मनरेगा के तहत जो काम दिया जाता है, उसमें ऐसे कामों को बेसिकली वरीयता दी जाती है जिसमें भविष्य में भूमि से उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिल जाए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़े। अब एक बात आती है संगठित और असंगठित के रूप में जो क्षेत्रक हैं, इनका विभाजन कैसे किया जाता है। जैसे आपने सुना है ना, संगठित क्षेत्र, कि भाई वो जो कर्मचारी है वो संगठित क्षेत्र का कर्मचारी है। दूसरा आपने क्या सुना, कि दूसरा जो कर्मचारी है वो असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी है। तो अगर हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के कुछ दूसरे तरीकों को समझें तो आपको समझ में आएगा कि कुछ शर्तें ऐसी हो सकती हैं जिनके तहत कोई व्यक्ति संगठित या असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा आपने पीछे लक्ष्मी का देखा, ऐसे ही कांता और कमल के दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो कांता है वो एक कार्यालय में काम करती है। कहाँ काम करती है? एक ऑफिस में काम करती है। सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ऑफिस में रहती है। नियमित रूप से उसको हर महीने के अंत में अपना वेतन मिल जाता है। वेतन के अलावा उसे सरकारी नियमों के तहत जो भविष्य निधि है ना, या फिर जो पेंशन की व्यवस्था है, उसके लाभ मिलते हैं। उसको मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं, उसको इंश्योरेंस दिया गया है। संडे को वो ऑफिस नहीं जाती, कई बार सैटरडे को भी कुछ लोगों को ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है, और उस दिन भी उसको पैसा मिलता है। सवेतन अवकाश उसको कहते हैं। तो उसने जब नौकरी शुरू की थी तब उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया गया था, और उसमें नौकरी के संबंध में उसके सेवा और शर्तों को भी दिखाया गया था, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि कमला किस तरह के कार्य कर रही है। अब मैं इसी में दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, फिर आपको स्पष्टता मिलेगी कि संगठित और असंगठित का क्या अर्थ है। अब देखिए, एक व्यक्ति है कमल, जो कांता का पड़ोसी है, उसके पड़ोस में रहता है। ठीक है, वो किसी पास की किराना की दुकान में, दैनिक मजदूरी करता है। क्या करता है? दैनिक रूप से मजदूरी करता है। ठीक है, और सुबह 7:30 बजे दुकान पर चला जाता है और शाम को 8 बजे तक लगातार काम करता रहता है। उसे अपनी मजदूरी के अलावा 1 रुपया भी नहीं मिलता। ठीक है, जिस दिन वो काम पे नहीं जाता उस दिन उसकी मजदूरी भी नहीं मिलती, कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई संडे का सवेतन अवकाश नहीं मिलता, उसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया, उसको ये भी नहीं पता कि उसको कब उस दुकान से निकाल दिया जाए, है ना, यानी कि कब उसको दुकान से हटाने की बात कह दी जाए। आपको दिख रहा है कि कमल और कांता के जो कार्य करने की परिस्थितियां हैं उनमें कितना अंतर है। अब इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपको कौन व्यवस्थित लग रहा है, कौन कानूनों के अनुसार लग रहा है, तो वो है कांता का कार्य, जिसे आप कहोगे कि ये संगठित रूप से कार्य कर रही है, संगठित क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो कमल है, कमल कैसे कार्य कर रहा है?
असंगठित क्षेत्र में कमल कार्य कर रहा है। तो बेसिकली संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। याद रखिएगा, ऐसे सभी कार्य और उद्योग धंधे जहां पर रोजगार की अवधि नियमित होती है और लोगों के पास सुनिश्चित रूप से काम होता है, ठीक है। और ऐसे जो क्षेत्रक हैं सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, उन्हें सरकारी रूल्स और रेगुलेशन का पालन करना होता है, ठीक है। और इसमें कई सारी विधियां हैं, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम। ये सभी चीजें कानूनों का पालन जिस क्षेत्र में कराया जाए आप कहोगे कि वो संगठित क्षेत्रक है। ध्यान से सुनिएगा, बाद में आप लोग भूल सकते हो। तो संगठित क्षेत्र कौन सा है? जहां पर कानूनों के आधार पर किसी व्यक्ति को रोजगार से जोड़ा जाता है, औपचारिक प्रक्रिया होती है, कार्यविधि होती है ना। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते, स्वतः कार्य करते हैं, लेकिन वो भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों और विनियमों का यानी रूल्स और रेगुलेशन का पालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, है ना, उनको रोजगार सुरक्षा और लाभ मिलते हैं। याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा शब्द है, रोजगार सुरक्षा प्लस लाभ मिलते हैं, और निश्चित समय तक ही, यानी जो कार्य के घंटे हैं वो भी निर्धारित है, ठीक है। अगर वो लोग अपने निर्धारित कार्य घंटों से ज्यादा कार्य करते हैं तो उनको उसका भी अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान, कई सारी ऐसी भत्ते हैं जैसे आपने अभी इस उदाहरण में देखा है, ठीक है। चिकित्सकीय लाभ मिल जाते हैं। अगर आप इस चीज को लिखने बैठोगे तो इस सेंस में आप इसको लिख सकते हो। कई बार जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं। कमल का आपने समझ लिया। असंगठित क्षेत्रक, कौन सा क्षेत्रक? कमल कहाँ कार्य कर रहा है? असंगठित क्षेत्रक में कमल कार्य कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि कई छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, ठीक है। ये जो इकाइयां हैं, यहां पर अगर कोई व्यक्ति रोजगार प्राप्त करता है तो आप कहोगे कि वह व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में रोजगार कर रहा है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता। तो ऐसे क्षेत्रों में रोजगार भी कम है, वेतन भी कम है, और अक्सर वो सभी चीजें नियमित नहीं होती, ठीक है। यहाँ अगर आप ज्यादा काम करोगे तो भी आपको अतिरिक्त वेतन नहीं मिलेगा, सवेतन छुट्टी नहीं मिलेगी, अवकाश नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बीमारी की वजह से छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है, और बेसिकली रोजगार सुरक्षित भी नहीं है। बिना किसी कारण के, बिना किसी पूर्व नोटिस के किसी व्यक्ति को हटाया जा सकता है। कई लोगों को जब काम आता है तब काम दिया जाता है, कुछ मौसमों में काम मिल जाता है, ठीक है। बाकी नियोक्ता का क्या पता ये भी कह दे कि नहीं भाई अब हमारे पास काम नहीं है, अब तुम 15 दिन बाद आना, है ना, ठीक है। तो ये तो हुआ किसी के द्वारा रोजगार दिया जाना। अब इसी क्षेत्र में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने ही कार्यों से जुड़े हैं, लेकिन छोटे कार्य, जैसे सड़कों पर बिक्री करना, कोई मरम्मत के कार्य में लगा हुआ है, कोई किसान अपने खेत में काम कर रहा है, कोई आवश्यकता पड़ने पर श्रमिक बन जाता है। तो ऐसे जो भी लोग हैं ये सभी भी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब एक सवाल आपके सामने ये आएगा कि आखिरकार जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए। तो संरक्षण की व्यवस्था को अगर आप समझो तो उसमें जो संगठित क्षेत्र है वो अत्यधिक मांग होने पर ही रोजगार को देता है, ठीक। और रोजगार जो संगठित क्षेत्र में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? संगठित क्षेत्र में मिलते हैं। वहां आपको पता है कि कौशल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? कौशल की आवश्यकता पड़ती है। अब इन क्षेत्रों में ये भी नहीं कि रोजगार रोज के निकल रहे हैं, है ना। तो अगर आपके पास कौशल है तभी आप ऐसे क्षेत्रकों में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही कई बार ऐसी चीजें भी देखने को मिली हैं कि ऐसे क्षेत्र या ऐसे लोग या ऐसे रोजगार जो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो कई बार अनियमितताएं करते हैं। क्या करते हैं? अनियमितताएं करते हैं, यानी उनके अंतर्गत जो लोग कार्य करते हैं वो उनको उन सभी सुविधाओं से नहीं जोड़ते, है ना। टैक्स बचाते हैं, श्रमिकों को जिन विधियों से संरक्षण दिया जा सकता है उन संरक्षणों को उनको उपलब्ध नहीं कराते। इसकी वजह से होता क्या है, काफी सारे लोगों को असंगठित रोजगार से जुड़ना पड़ता है और वहां पर जाकर के काम करना पड़ता है, जहां पर अक्सर उनका शोषण होता है, उनको काफी कम आय प्राप्त होती है, उनको नियमित वेतन नहीं दिया जाता, है ना। तो ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का भी संरक्षण किया जा सके, ये सवाल आपके सामने पूछा जाएगा। तो साल 1990 से, कब से? 1990 से एक बात ये भी देखी जा रही है कि संगठित क्षेत्र में बहुत सारे श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं, है ना। ये लोग असंगठित क्षेत्र में काम करने पर या हम कहें कम वेतन में काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी,
अगर आपसे ये पूछें कि किन किन लोगों को संरक्षण दिया जाना आवश्यक है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुख्यतः भूमिहीन कृषक हैं, छोटे कृषक हैं, छोटे सीमांत किसान हैं, फसल बटाईदार हैं, कारीगर हैं, बुनकर हैं, लोहार हैं, बढ़ई है, सुनार हैं, तो इन सभी लोगों को, यानी कि अगर आप इन सभी को मिला लें तो लगभग 80% ग्रामीण परिवार और छोटे और सीमांत किसान इस श्रेणी में आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रकों को देखें, खासतौर से छोटे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक, निर्माण गतिविधियों से जुड़े हुए लोग, व्यापार और परिवहन में कार्यरत जो आकस्मिक श्रमिक हैं, जिनको सड़कों पर विक्रेता के रूप में कार्य करना पड़ता है, सिर पर कोई बोझा ढो रहा है, कुली है ना, कबाड़ उठाने वाले लोग हैं, और ये सभी लोग वो लोग हैं जिनको संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता आपको मालूम पड़ेगी। इसके अलावा एक चीज और है जो समाज में आपको व्याप्त दिखाई देती है, वो ये है कि कई बार बहुसंख्यक श्रमिक, यानी काफी सारे जो श्रमिक हैं, आपको दिखेगा कि वो अधिकतर समाज के कुछ पिछड़े वर्गों से आते हैं, अनुसूचित जातियों से आते हैं, जनजातियों से आते हैं, पिछड़ी जातियों से आते हैं और असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करते हैं। ये जो श्रमिक हैं ये अनियमित हैं और कम मजदूरी पर काम भी करते हैं। इसके अलावा इन्हें सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है, तो ऐसे श्रमिकों को भी संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। याद रखिएगा इस बात को, जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक नियमित श्रमिक सब्जियां बेचते या ठेला खींचते हुए कुछ अन्य कार्यों को करते हुए देखे जाते हैं। ये आपके सामने एक चित्र है जिसको दर्शाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के इस टॉपिक में आपने सभी चीजों को कर लिया है। अब स्वामित्व आधारित क्षेत्रक और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक क्या होते हैं, थोड़ा सा इनको समझ लें। तो आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक और तरीका भी हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? परिसंपत्तियां, जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, उनका स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। जैसे अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र को देखते हैं, किसको? पब्लिक सेक्टर। आपने शब्द सुना है ना, पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्रक। तो यहां पर जो अधिकांशतः उसका मालिकाना हक है ना, वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? सरकार के। जैसे आप पीएसयूज का नाम आपने सुना है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिन्हें आप सरकारी कंपनियां भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सरकार ही उन सभी सेवाओं को उपलब्ध कराती है क्योंकि सरकार का स्वामित्व है। दूसरा है निजी क्षेत्रक। कौन सा क्षेत्रक? निजी क्षेत्रक। तो निजी क्षेत्रक में जो भी परिसंपत्तियां हैं, जो भी एसेट हैं, ठीक, उन पर जो अधिकार है वो किसका है? किसी एकल व्यक्ति का है या किसी कंपनी का है। तो उससे जुड़ी हुई जो भी सेवाएं हैं, सर्विसेज है, वो कौन देगा? कोई कंपनी देगी। जैसे आप टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में समझ सकते हैं। कौन सा? टाटा आयरन। जैसे आप अनअकैडमी के बारे में समझ सकते हैं। तो जो भी निजी क्षेत्रक है, तो निजी क्षेत्रक का अधिकार एक कंपनी या किसी व्यक्ति के हाथ में होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, तो उनकी जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व की कंपनियां कहलाती है। और ऐसी कंपनियां जिन पर अधिकार सरकार का है और सभी सेवाएं सरकार रेगुलेट करती है, उसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्रक। अब थोड़ा सा अंतर समझिए कि जो निजी क्षेत्रक है उसकी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है और इसकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आपको कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्रक का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता, यानी अगर निजी क्षेत्रक की बात करते तो वो लाभ कमाने के उद्देश्य से गठित की जाती है। और जो पब्लिक क्षेत्रक है वो उसका मकसद केवल लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि इसका मकसद क्या है कि लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके, लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके। तो इस पर सरकार अलग से खर्च करती है। और सरकार इस तरह के खर्चों की भरपाई कैसे करती है? करों को लगाकर या कुछ अन्य तरीकों से। यानी सरकार की जो आय का स्रोत है वो क्या है? कुछ कर है। तो ऐसी कोई सुविधा के बारे में सोचिए जो निजी क्षेत्रक दे रहा है ना, जो निजी क्षेत्रक दे रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि निजी क्षेत्रक का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो ऐसे क्षेत्र के लिए जो लाभ की व्यवस्था है, वो सभी लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा ना। ऐसे लोग जो गरीब है उनके बारे में सोचिए। भाई गरीब लोग कैसे उसका लाभ कमा पाएंगे क्योंकि उसकी कीमतें ज्यादा है। अगर किसी निजी कंपनी द्वारा कोई दवा उपलब्ध कराई गई है तो आप सोचिए कि उस निजी कंपनी का मकसद क्या है? लाभ कमाना। लेकिन सरकार उसी दवा को जेनरिक रूप में ला करके सस्ते में या मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराएगी, है ना, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, उन गरीब तबके के लोग, पिछड़े लोगों के पास, जो इतना ज्यादा खर्च कर सके। तो इसकी जिम्मेदारी फिर किसके पास आती है? सरकार के पास आती है ना। यानी सरकार ऐसे क्षेत्रों पे के लिए समर्थन करती है। जैसे सरकार सड़कें बनवाती है, पुल बनवाती है, रेलवे
चला रही है, पत्तनों का विकास करती है, बिजली का निर्माण करती है, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, किसानों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लोगों को अपने घरों को बनाने के लिए कुछ सुविधाओं को उपलब्ध कराती है ना। आपने देखा कि उज्ज्वला योजना, तो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको चलाने का मतलब ही ये है कि सरकार का उद्देश्य है समाज में समतामूलक विकास करना। क्या करना? समतामूलक विकास करना। क्लियर हो गया आपको? तो आगे के कुछ अध्यायों में इसके बारे में कुछ और बात करेंगे। इसका सारांश आपके सामने लिखा हुआ है। हमने आर्थिक गतिविधियों और कुछ सार्थक समूहों में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। हमने ये समझा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियां क्या होती हैं। ठीक है, जीडीपी में आपने इनके योगदान के बारे में देखा है और कुछ अन्य वर्गीकरण को भी देखा है, संगठित और असंगठित क्षेत्र। कई लोग ऐसे हैं जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संरक्षण किसको देना है, संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले को या असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले को? क्लैरिटी मिल पा रही है अब आपको? देखिए कुछ सवाल हैं, इन सवालों के अगर आप उत्तर दे पाने की स्थिति में है तो मुझे उम्मीद है आपने कुछ सीखा है। जैसे आपको ये बताना है कि यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा। तो सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है? सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन जितना हुआ है उसी के समान वृद्धि भी हुई है या नहीं हुई है? आपको इसका उत्तर देना है कि नहीं हुई है, क्योंकि मैं भी आपको बता के चल रहा हूं। क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। किस क्षेत्र के जो श्रमिक है वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं? इसलिए आपने, अच्छा, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा कि ये जो आप क्लास देख रहे हैं इस क्लास में केवल आधी पुस्तक है। आधी पुस्तक का जो टॉपिक है वो पिछली वाली क्लास में आ चुका है, तो इसको यानी इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक बार जाकर के उसको भी देख लीजिएगा, फिर आइएगा इन प्रश्नों को सॉल्व करने, तब आपको ज्यादा स्पष्टता मिल पाएगी। अगला देखिए, क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, संगठित या असंगठित? अगला, भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बड़े अनुपात में, छोटे अनुपात में? बड़े अनुपात में, अभी आपने पीछे पढ़ा। कपास क्या है, एक प्राकृतिक है या विनिर्मित उत्पाद है? और कपड़ा क्या है, एक प्राकृतिक है या विनिर्मित उत्पाद है ना। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां कैसे होती है? स्वतंत्र होती हैं या किसी पर निर्भर होती है? बताना है आपको। तो कुछ विकल्पीय सवाल है, सही उत्तर का चयन करें। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है, किस आधार पर? सार्वजनिक और निजी किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर सही दे पाते हैं। इसका मैंने दे दिया है, अगले वाले का आपको देना है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि आती है? बताइए, वस्तु का प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी? अगला, किसी वर्ष में उत्पादित, आगे देखिए क्या है विकल्प में, सभी वस्तुओं और सेवाओं को, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को, या सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो जीडीपी की परिभाषा जो आपने पिछली क्लास में सीखी है उसके बारे में आपको बताना है कि आखिरकार जीडीपी में क्या शामिल होता है। सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रही है? 2013-14 के बीच में, इसी पुस्तक से लिया गया ये सवाल है और इसी में जो आंकड़े हैं वो दर्शाए गए थे। आगे बढ़े, आपको करना है मेल। देखिए, कृषि क्षेत्र की समस्याएं और कुछ संभावित उपाय दिए हुए हैं। पहला क्या है? असिंचित भूमि। तो बताइए क्या है आगे? कृषि आधारित मिलों की स्थापना कर लें, या सहकारी विपणन समितियां बना दें, या सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली कर लें, या सरकार नहर बना दे, या कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध करा दे। तो अगर किसी किसान की भूमि में सिंचाई नहीं उपलब्ध है, वो सिंचाई नहीं कर पा रहा, अगर सरकार नहर बना दे तो उसको सुविधा होगी। फसल का कम मूल्य है ना, फसल का कम मूल्य है तो उसको लाभ कैसे मिलेगा? सरकार क्या बना दे? सरकार खाद्यान्नों की वसूली कर ले। अगला क्या है? कर्ज का भार है तो सरकार कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध करा दे। मंदी के काल में रोजगार नहीं है ना, मंदी के काल में रोजगार नहीं है तो सरकार क्या कर दे? सरकार सहकारी विपणन समितियां बना दे। अगला, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था है, सरकार क्या कर दे?
सरकार कृषि आधारित मिलों की स्थापना कर दे तो इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं रहेगी और आसपास वो अपने खाद्यान्न को बेच पाएंगे, है ना। या फिर इसमें थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, कटाई के तुरंत बाद अगर व्यापारियों को अपना अनाज बेचना है तो सरकार क्या कर दे, खाद्यान्नों की वसूली कर ले। और ये भी एक विकल्प, मतलब देखिए इसमें ऐसा नहीं है, आपको सोचना है कि ज्यादा अच्छा विकल्प कौन सा हो सकता है, ज्यादा संभावित विकल्प कौन सा हो सकता है। अब कुछ सीधे सीधे सवाल हैं, इनको आपको लिखने का अभ्यास करना है और ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 150 शब्दों में लिख करके देखिए। जैसे, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? बताइए कैसे है उपयोगिता और विभाजन होता कैसे है। अगला, इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्रक को रोजगार और जीडीपी पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए? क्या अन्य वाद पदों का परीक्षण नहीं कर सकते हम? अगला देखिए, जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की एक लंबी सूची बनाइए, है ना। आप उन्हें किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं और अपने चयन की व्याख्या कीजिए। अगला देखिए, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? अब आपको ये बताना तृतीय क्षेत्रक आखिरकार क्या होता है, उदाहरण के साथ आपको बताना है ना। इनको लिखने का अभ्यास जरूर कीजिए, जहां पर आपको समस्या लगती है वहां पर मुझसे बताइए, और जब हम स्पेशल क्लास करेंगे तो आप वहां पर आकर मुझसे लाइव इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और जो कक्षाएं हैं शाम को 7 बजे, है ना, शाम को 7 बजे चल रही हैं। और फिलहाल अगर आप करंट अफेयर अपना कंप्लीट करना चाहते हैं तो करंट की कक्षाएं चल रही हैं, आकर के उनको जरूर से कीजिए। बहुत जरूरी करंट अफेयर पर हम बात कर रहे हैं, जो आपको मेंस के लिए भी तैयार करेंगे और प्रीलिम्स के लिए तो तैयार करेंगे ही। देखिए ये सवाल पूछ लिया जाएगा एज इट इज। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर के व्याख्या कीजिए। अगला क्या है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। खुली बेरोजगारी किसे कहेंगे और प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहेंगे। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्रक कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? आपको बताना है अपने उत्तर को, और अपने पक्ष में यानी अपना जो आप तर्क देंगे उसके समर्थन में कोई कारण भी देना है ना। यूपीएससी कुछ ऐसे ही सवाल पूछता है। भारत में सेवा क्षेत्रक दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। सेवा क्षेत्रक में दो तरह के लोग हैं, कौन कौन से? असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इस बात से सहमत है? और सहमत है तो कारण बताइए कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि असंगठित क्षेत्र में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अभी पीछे मैंने आपको सारी सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया है। अगला क्या है, अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। अगला, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना आपको करनी है, बताइए कैसे है। अगला क्या है, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या। देखिए मनरेगा के बारे में विस्तार से आपको अलग से पढ़ने की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ नहीं बताया है, लिमिटेड चीजें ही बताई हैं जितना इस पुस्तक में कवर किया गया है। क्लियर हुआ आपको? तो अब हम बात करेंगे अगली पुस्तक पर, ठीक है। अगले अध्याय में अगली पुस्तक लेकर के आएंगे, और आपको ये सीरीज कितनी मददगार साबित हो रही है इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और आप इससे कितना सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।